नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाभारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के भीमराव अंबेडकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हर तरफ एम्बुलेंस, हर तरफ बेड के लिए लोग करहा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में देश में ये जो हालात हैं ये क्यों बने हैं? क्या ऐसी स्थितियों को पहले संभाला नहीं जा सकता था? कोरोना की दूसरी लहर इस तरीके से गंभीर हालात पैदा कर देगी? क्या इसको भांपने में सरकारें चूक गई, जो अब आनन फानन में ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कब किया जाए? कहा जाता है जब घर में आग लगी होती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है। इसीलिए आज हम महाभारत में सवाल सीधे सीधे करेंगे कि क्या सिस्टम की लापरवाही, क्या पहले से अंदेशा ना लग पाना एक बहुत बड़ी चूक हो गई, जिसकी वजह से लोगों की जान पर बनाई ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई? महाभारत में हम सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मछली को निकालता पानी से तड़प के मरेगी, ऐसे ये जयपुर गोल्डन वालों ने पेशेंट मार दिए। उम्मीदों की लड़ाई, जिंदगी पर आफत आई। ऑक्सीजन का आपातकाल, सांसों के लिए इंतजार। अधूरे इंतजामों से जीतेंगे जंग, ये वो हकीकत है जिसका अंदाजा अगर सरकार और सिस्टम ने लगाया होता तो आज जिंदगियां इस तरह खत्म ना होती। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 20 मरीजों की मौत हो गई। जिस अनहोनी का डर था आखिरकार वो सच साबित हो गई। ऑक्सीजन की कमी के चलते दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में बीती रात 25 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई। हालांकि हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर बलूजा का कहना है कि इस जो हादसा हुआ है इसमें हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन का कोटा गवर्नमेंट से मिलता है उससे सिर्फ 40% ही अवेलेबल था। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी थी। मैक्स हो या फोर्टिस हॉस्पिटल या फिर गंगाराम हॉस्पिटल, हर बड़े अस्पताल से ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही थी। सरकार की तमाम दावों के बावजूद सच यही है कि सांसों के लिए 20 जिंदगियों का इंतजार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, कोरोना की ये दूसरी लहर नहीं, सुनामी है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन ना मिलने का मामला गंभीर। कोई अधिकारी आपूर्ति में अड़चन पैदा करता है तो हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। आपूर्ति बाधित हुई तो हम लटका देंगे। लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि हालात कितने गंभीर हैं। केंद्र सरकार ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक्शन में है। नए प्लांट के साथ साथ बड़े टैंकर्स को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। वायुसेना भी लगातार मिशन ऑक्सीजन में जुटी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन संकट पर हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो महामारी में जानलेवा साबित हो रही हैं। आपने मास्क नहीं लगा रखा दादा? नो प्रॉब्लम बाबा। मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया, कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह का ऊपर जो कोरोना से जान जा रही है अपनी सुरक्षा के लिए, वो अल्लाह की तरफ से आ रहा मौत, कोरोना की तरफ से नहीं है। फोड़ गया कोरोना। कोरोना है ही नहीं, कोरोना नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत तब तक नहीं मिल सकती जब तक सरकार के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ना हो। जरा सी लापरवाही मौत के वायरस को फिर से लौटने का मौका दे सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों ने महामारी पर प्रहार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अधूरे इंतजामों से हम जीतेंगे जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी को नहीं पता था कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये इतनी जानलेवा साबित हो जाएगी कि हर दिन 3 लाख से ऊपर केसेस सामने आएंगे, 2000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा हर दिन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कहां चूक हो गई, किसकी लापरवाही है, वक्त रहते क्यों नहीं कदम उठे, ये वो सवाल है जो आज हर किसी के मन में उठ खड़े हुए हैं। और महाभारत में भी आज हम यही सवाल करेंगे। महाभारत में आज पहला सवाल हम पूछेंगे, ऑक्सीजन का आपातकाल, सांसों के लिए कब तक ऑक्सीजन का इंतजार करते रहेंगे मरीज? दूसरा सवाल होगा, देर से जागी सरकार कैसे करेगी कोरोना की दूसरी लहर पर प्रहार? तीसरा सवाल आज हम महाभारत में करेंगे, जिंदगी पर आफत आई, दोषियों पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी पहले से ही इंतजाम करने की, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी
को निभाया नहीं, आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? सवाल होगा अधूरे इंतजामों से क्या हम ये जंग जीत पाएंगे? और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी से स्पोक पर्सन है बीजेपी के। ममता काले मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बघई हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रो क्लिनिक के। मेरे साथ डॉक्टर जलील पारकर हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में। मेरे साथ आजाद खालिद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विक्रम सिंह यादव भी मेरे साथ हैं। और फिलहाल इस वक्त मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रीति शर्मा मेनन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत जरा 4 तस्वीरों के साथ करना चाहती हूँ, वो तस्वीरें जो दिल में दर्द पैदा करती हैं, जो आंखों में आंसू लाती हैं और हर बार यही कहती हैं कि थमती सांसों को कैसे जिंदगी दी जाए, थमती सांसों को कैसे जिंदा रखा जाए। क्योंकि ऑक्सीजन यानी प्राण वायु के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मरीजों को शिफ्ट करना ही इस वक्त हमारे पास विकल्प होगा। लेकिन कहां शिफ्ट किया जाए मरीज को, सवाल ये है। मेरे साथ इस वक्त मेरे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से, हम उनके पास भी जाएंगे। मेरे साथ अतुल इस वक्त दिल्ली से है, गौरव कानपुर से है, गुरसिमरन जम्मू से है, शाजिया कोलकाता से है, येशा मुंबई से। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करूंगी। अतुल, आज हमने देखा था जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंची और उसके बाद वहां जो कोरोना मरीज थे उन्होंने राहत की सांस ली। अभी आप कहां मौजूद है और वहां की क्या तस्वीर? जी बता दूं, मैं इस समय जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ही एडमिट हूं, जहां लगभग 30 मरीजों की डेथ हो चुकी है। 25 मरीजों की डेथ इन्होंने हाई कोर्ट में कंफर्म किया है जाकर के जयपुर गोल्डन अथॉरिटी ने कि हाँ 25 मरीजों की डेथ हुई है और जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। इनको जो ऑक्सीजन का कोटा मिलता है उसमें 40% ही ऑक्सीजन इनको सप्लाई होती है। इनका ये कहना है कि ऐसे में ये भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये यहाँ पे इनके पास नर्सेस का स्टाफ है, पैरामेडिकल का स्टाफ है, डॉक्टर का स्टाफ है जो कि पेशेंट्स की केयर टेक कर रहा है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट है, पर उनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है पूरी। ये बता रहे थे डॉक्टर खुद जो यहाँ के एमडी हैं आकर के कि 1600 लीटर इन लोगों को मिला है, जबकि इन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो 30 मरीजों की आज मौत हो गई और इस बात की जानकारी हाई कोर्ट में भी दी गई। मैं जरा इस वक्त मुंबई का भी रुख करूंगी। एशा मेरे साथ मौजूद है। एशा, मुंबई में क्या स्थिति है, तस्वीरें दिखाइए। जी, जैसे आप देख सकते हैं, हम फिलहाल यहाँ जीटी हॉस्पिटल के बाहर है। ये कोविड स्पेशल हॉस्पिटल है, इसलिए हमें अंदर जाने को अलाउड नहीं है। मेरे वीजे आपको पीछे के विजुअल्स दिखाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों से मुंबई में काफ़ी हालात ख़राब होते जा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि वैक्सीनेशन का जो दौर है, हमने ये भी देखा था कि May 1 से 18 to 45 ईयर्स के बीच में से भी वैक्सीनेशन को देना अलाउड है। लेकिन अभी मुंबई में जो हाल है उसमें जो वैक्सीनेशन है वो किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही है। कल तक हमने देखा था कि 48 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे मुंबई में वो बंद थे, लेकिन आज जो है काफ़ी पब्लिक हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। फिर भले वो राजावाड़ी हॉस्पिटल हो या मुलुंड का BMC हॉस्पिटल हो या उसी के अलावा भी नेस्को का सेंटर हो, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लग गया है जहाँ पे लिख रहा है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन वैक्सीन नॉट अवेलेबल। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उसी में हम ये देखते हैं कि वैक्सीन जो है, एक वैक्सीन लोग इसलिए लगा रहे हैं जिनके बाहर लिख दिया गया है ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक। क्या कभी ऐसी घड़ी भी आएगी? क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था? गौरव मेरे साथ है कानपुर से इस वक्त। गौरव, उत्तर प्रदेश से कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी जहां बाहर लगा दिया गया ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक। मैं इस वक्त शाजिया का रुख करना चाहती हूँ। शाजिया, आपने आज कोलकाता में लोगों से पूछा सीधे सीधे कि भाई आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो लोग कह रहे कोरोना नहीं। बिल्कुल, लोग यहाँ पर यही कहते हुए नजर आए क्योंकि लोगों से हमने डायरेक्टली बात की थी। इस बीच में मौजूद हूँ सॉल्ट लेक में बस स्टैंड पर, यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे ही मौजूद है। सर, आपने मास्क मेरे सामने ऊपर कर लिया, ऐसे क्यों? क्या बात है? कोरोना से आपको डर नहीं लगता? मैडम, डर तो लगता है, बट प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेशंस भी एक इश्यूज है। और नहीं, हम सब बात कर पा रहे हैं मास्क लगाकर, आपने मास्क नीचे क्यों कर लिया? अभी भी आपका मास्क नीचे, क्या बात है बताइए।
तो ये स्थिति बनी हुई है। और ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं, इस तरह से हमने कई लोगों को देखा है, कोई किसी वजह से तो कोई किसी वजह से। लेकिन कोरोना के जो नियम है कोलकाता में बहुत अच्छे से पालन होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, कोलकाता में 40% लोग फिलहाल करीब मुझे ऐसे मिले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। कुछ इसी तरीके से हो रहा है जैसा कि मेरी सहयोगी श्वेता बता रही थी कि मैंने सुबह कुछ लोगों से बात की बड़ा बाजार इलाके में, तो लोगों का कहना था कोरोना तो है ही नहीं, वाकई लोगों का ऐसा कहना था। अभी एक व्यक्ति ने क्या कहा और क्या किया आपने देखा, हमने उनसे सवाल पूछा था। लेकिन यहाँ पर अमूमन इसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिल रही है कोलकाता में। इसके अलावा लोग बचते भी हैं, भागते भी हैं, कैमरा देखते हैं तो पीछे भी हट जाते हैं। इस तरह की स्थिति भी कोलकाता में बनी हुई है। मैं सॉल्ट लेक की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। ये आपके पास मास्क नहीं है क्या? सब है, कैरी कर रहे, पानी नहीं पियेंगे। नहीं, अभी आप पानी नहीं पी रहे, मास्क लगा लीजिए। लगा लेते, थैंक यू सो मच। लगा लीजिए, थैंक यू। ये एटीट्यूड है। सवाल यहाँ पर मास्क लगाने और ना लगाने का नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर जिंदगी का है, जिंदगी अपनी, जिंदगी अपने अपनों की। और साथ ही साथ जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जिन लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके लिए भी आपको मास्क लगाना है। ऐसा लग रहा है कि लोग किसी मैं आपका फिर से रुक करूंगी इस वक्त। आइए भाई साहब, आइए आप बताइए जरा मुझे, आइए। जरूरत है तो फिलहाल इस वक्त शाजिया मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ। भाई साहब बताइए, आपकी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही मैम, कहीं नहीं मिल रही, ढूंढे परेशान। इसको कैसे लेकर आ रहे हैं एम्बुलेंस में? मरीज नहीं लेके आए। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत हो जाए, बॉडी छोड़ने जा रहे हैं यहीं से पीजीआई से, तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर भरेगा कैसे? मिल नहीं रही, कहीं नहीं मिल रही, पूरे दिल्ली का। ये जरा दिखाइए, अभी ये एम्बुलेंस लेकर आए, आइए इधर आइए। अभी एक एम्बुलेंस लेकर आए भाई साहब, यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आगे आइए। और यहाँ पर देखिए जो स्थिति है वो ये है कि एम्बुलेंस में अगर कोई पेशेंट को लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर तो रखा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी विकट स्थिति है, कितनी बड़ी समस्या है कि अगर अचानक किसी पेशेंट को जरूरत पड़ जाएगी तो फिर ऐसे में ये जो सिलेंडर है, ये खाली सिलेंडर, कैसे जिंदगी बचेगी? रुको तो भैया, कैसे जिंदगी बचेगी? आप लोग दिन में कितनी कैसे बचाएं? कहीं नहीं मिल पा रही, कहीं नहीं मिल रही, पूरा नोएडा गाजियाबाद कहीं नहीं मिल रही, ढूंढे परेशान। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस चलाते हैं आप या प्राइवेट एम्बुलेंस? प्राइवेट एम्बुलेंस है जी। तो अगर आपको कोई फोन करेगा तो फिर क्या बोलेंगे? मैंने देखा है 3 सिलेंडर आपके पास रखे हुए। सिलेंडर तीनों खाली, भरवाने गए थे, कहीं नहीं मिल रही, पूरा घूम आए। तो फिर उन लोगों को दे दीजिए ना जो जिनको जरूरत है, वो भरवा पाए, कम से कम भरवा पाए तो उनको आप बुला लो उनको। क्योंकि कई ऐसी जगह है जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए, हम रिफिल करवा देंगे जी, है ना? उनको ही फिर ये सिलेंडर दे देना चाहिए, खाली सिलेंडर। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी खाली सिलेंडर की तो फिर देंगे ना। ये मैम हमारा मालिक ऑर्डर करेगा। फिलहाल देखिए ये स्थितियां हैं कि एम्बुलेंस है, उसके अंदर खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर जरूरत पड़ गई तो फिर क्या हालत होगी, किस तरीके से मरीजों को राहत पहुंचाई जाएगी? इसीलिए सवाल बहुत बड़ा हुआ है और इसीलिए हम लगातार आज ये स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुरसिमरन, मैं यहाँ पर नोएडा में जब हूँ मौजूद तो मेरे सामने एक एम्बुलेंस आती है और वहां पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन सब के सब खाली है। जरा जम्मू की तस्वीर मुझे दिखाइए। श्वेता, देखिए शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि जब आग लग जाती है तो कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता और जम्मू कश्मीर में परस्पर हालात ऐसे ही हैं। गौरव से कहूँगा विजुअल्स दिखाएं, लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। उस बीच प्रशासन की तरफ से अब अस्पतालों को कोविड-19 जो हॉस्पिटल है वो घोषित किया जा रहा है। आनन फानन में लगातार जो है ये निर्णय लिए जा रहे हैं। इस आप गौरव अगर आपको यहाँ पर लगातार दिखा पाएँ, उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर जो है अरुण शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। सर, आज ही हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है, किस तरह से प्रिपरेशंस कर रहे हैं? क्योंकि आज एक अलग नोटिफिकेशन भी आई है तो प्रिपरेशन चल रही है। थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपकी। दिस इज ऑलरेडी कोविड हॉस्पिटल। यस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जो है उसको नोटिफाई किया है एज कोविड हॉस्पिटल। अब केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर करना पड़ा है इसको। तो सर, केसेस की जो तीव्रता है इतनी ज़्यादा है कि और 23 हॉस्पिटल करने पड़ गए। हाँ, लास्ट फ्यू डेज में हमने कोई 2 हफ्ते पहले इतने केसेस नहीं थे, खाली टूरिस्ट और जो बाहर से आ रहे थे उन्हीं की चेकिंग हो रही थी, उन्हीं को पॉजिटिव केसेस यहाँ रखे जा रहे थे। पर लास्ट 2 वीक से देखा गया, 2 हफ्ते से, कि कुछ सिक पेशेंट जो है जम्मू के लोकल हमारे जो है काफ़ी हद तक मतलब बीमार हो रहे हैं। लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। ये गौरव अगर आपको दिखा पाएँ तो ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है और उसके साथ वाला जो हॉस्पिटल है उसको भी कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है घोषित कर दिया गया है। लगातार जो सामान है, इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द
जल्द जो तैयारी है वो कर दी जाए जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं। जी श्वेता, इस वक्त जुड़े रहिए, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है और इस वक्त मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ प्रीति शर्मा मेनन और प्रेम शुक्ला जी। प्रीति शर्मा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या ऑक्सीजन का प्लांट पहले से नहीं लगा लेना चाहिए था? क्योंकि आपकी सरकार ने तो दावा किया था कि हर जगह हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर में हमें बताया कि वो 8 प्लांट सेटअप करेंगे। पीएम केयर से फंड से जो उन्हें पैसा मिला है उसके तहत करेंगे। उन्होंने हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दी। हमने उनको बहुत बार लिखा कि ये प्लांट सेटअप क्यों नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 140 प्लांट पूरे देश में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया वो शायद भाग गया है और वो प्लांट कभी बने ही नहीं। ये जिम्मेदारी साफ तौर पे केंद्र सरकार ने ली थी और उन्होंने हमसे जो कोऑपरेशन मांगी हमने दी, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में कहीं पे भी ऑक्सीजन प्लांट सेटअप नहीं किए। आज भी बोला जा रहा है कि हमें हमारी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। जब 380 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली की जरूरत थी तब हमने देखा कि हरियाणा और यूपी में ऑक्सीजन टैंकर्स को रोका गया। अब हमें 480 बढ़ाकर दी है, जिसके लिए हमने धन्यवाद किया है, लेकिन हमने फिर से केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि ये ऑक्सीजन स्टेज को पहुंचाने में केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। राज्यों के ऊपर अगर अपने आप छोड़ दिया जाए तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। समस्या है ना कि केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए था। हमने तो बहुत कुछ किया, लेकिन हम क्या करें, हम तो केंद्र सरकार के आगे लाचार हैं। यही तो हर राज्य कह रहा है और अगर यही होने लगा तो फिर एक आम जनता कहाँ जाए? नहीं, दरअसल क्या है, विशेष करके दिल्ली के साथ कि रेमडेसिविर केंद्र सरकार देगी, ऑक्सीजन केंद्र सरकार देगी, ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार लगाएगी, बेड कांग्रेस का जो है केंद्र सरकार बढ़ाएगी, तो केजरीवाल क्या करेंगे? सिर्फ विज्ञापन सुबह से शाम तक जो है टेलीविजन चैनलों में कि मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, सब दिल्ली वासियों को घर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला हूं। नौटंकी करने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी क्या जिम्मेदारी है? कितने बेड बढ़ाए उन्होंने? अगर सरकारी अस्पताल केंद्र सरकार के अस्पताल निकाल दिए जाए तो दिल्ली में कितने अस्पतालों में कितने बेड बढ़ाए बता दें केजरीवाल को कुछ नहीं बढ़ाए। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ। और आप पार्टी के केजरीवाल के लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ, आप अपना गिना लीजिए। आप केंद्र सरकार काम करेगी, केजरीवाल ने सिवा विज्ञापन पर जनता के पैसे की फिजूल खर्ची के अलावा कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। मुझे बताइए क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। एक शहर बता दीजिए, एक जगह जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ का बता दीजिए, जहाँ पे 6,000 से 21,000 तक बेड पड़े हैं। ये बीच में क्यों चिल्ला रही है? मैं तो उसके बीच में सुन रहा था, ये क्यों चिल्ला रही महिला? ये चिल्लाने का वैक्सीन की जिम्मेदारी, रेमडेसिविर की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने नहीं है। मैं डॉक्टर जलील पारकर के पास जाना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर जलील पारकर के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर पारकर, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ कि क्या हम ऐसी स्थितियों को संभाल सकते थे? क्या माने कि एक बहुत बड़ी चूक हुई है इस बात को समझने में कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक होगी और उसके लिए हमें क्या इंतजाम करने चाहिए थे? डॉक्टर संजीव बघेल सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है सर, क्या चूक गई सरकार इस बात को समझने में कि कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित होगी, ऑक्सीजन से लेकर बेड की हर तरफ किल्लत पड़ जाएगी? इसमें गुड इवनिंग। इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूं कि पहला पॉइंट है कि हमें पता था कि ये सेकेंड वेव आएगी। दुनिया भर में सारा इंफॉर्मेशन है कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा सिवियर होती है, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है और उसमें फेटैलिटी मतलब डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो ये कोई चीज़ अचानक नहीं हुई, हमें ये पता था। अब अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस इसमें थोड़ी सी बेटर होती, नॉट ओनली ऑक्सीजन के लिए बट बेड स्ट्रेंथ के लिए, लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए, लोकल टेस्टिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है दिल्ली में, एनसीआर में, बाकी जगह में, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा बेटर हो सकता। पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहना चाहता हूं, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये
मेरा ख्याल इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिवियर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे और डॉक्टर और दिक्कत में आएगा। डॉक्टर्स पिछले 16 महीने 17 महीने से नॉन स्टॉप 24/7 एक दिन की छुट्टी नहीं ली उन्होंने। हम सेवा कर रहे हैं, हमें उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली आप सब पॉलिटिकल पार्टीज की सहायता चाहिए। अब जिसने ये चीज़ प्लांट लगाना है या टैंकर अरेंज करना है या सप्लाई अरेंज करनी है, ये लोकल लॉजिस्टिक है। अगर एक ने नहीं किया प्लीज़ कोई दूसरा आदमी कर दे, पर हम बिना ऑक्सीजन, बिना सप्लाईज, बिना इमरजेंसी ड्रग से हम फंक्शन नहीं कर सकते। पेशेंट्स की जान एक सेकंड में जा सकती है। बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। बिना ऑक्सीजन, बिना एसेंशियल मेडिसिन के काम होगा कैसे? देखिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर भगवान का रूप है। और सर, आप लोगों को हम जितनी बार थैंक्स कहें उतना कम है सर। आप उम्मीद की किरण बढ़ाते हैं, लेकिन उम्मीद की किरण तो तभी पूरी होगी ना जब आपके पास बेसिक लॉजिस्टिक्स होंगे, और अगर वही नहीं होंगे तो फिर तो मरीज तड़पता रहेगा। मैं जानना चाहूंगी आजाद जी आपके पास, मुझे ये बताइए आजाद जी, आपने भी डॉक्टर साहब को सुना होगा, डॉक्टर साहब भी साफ तौर पे कह रहे हैं आपस में मत लड़िए, राजनीति मत करिए, बल्कि संयम और धैर्य के साथ लोगों का साथ दीजिए। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि इस महामारी में राजनीति से ऊपर उठ के सबको देश का साथ देना चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री महोदय की गंभीरता का सबूत ये मिला है कि उन्होंने पंचायती राज दिवस पर उत्तराखंड की 10 पंचायतों को बाकायदा इनाम घोषित किया है और एक आयोजन किया है। चलिए वो एक अलग बात है, उनकी प्रायोरिटी क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बात करें, हम आज एक डिमांड करना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस मामले में वो ये तय करें कि जो कोरोना से या ऑक्सीजन की कमी से या बेड की कमी से मौतें हो रही हैं उस पर मुआवजा घोषित किया जाए, उस पर मुआवजा तय किया जाए, ताकि जो लोग विक्टिम हैं उनको राहत मिले। उसके अलावा जिम्मेदारी तय की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सवाल बनता है कि एक्सपोर्ट डबल किया गया इस दौरान में, ऑक्सीजन का दूसरे देशों को बेचा गया, अपने देश के अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्ट किया गया। ऑक्सीजन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, तमाम तरह की गैसेस बनती है, यानी हमारे देश के लिए तमाम तरह की परेशानियां होने के बावजूद हमने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट किया। और अब हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये दो सवाल हम विपक्ष के नाते और ये सवाल करना चाहते हैं। देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। ममता काले, डॉक्टर ही ममता काले, अभी भी तो देखिए खालिद जी यही बात आपने उठा दी, आपने यही बात तो उठा दी। देखिए अभी अगर हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो जो वक्त की दरकार है क्या उसको भी हम किनारे कर देंगे? सवालों के जवाब तो मिलते रहेंगे ना। ममता काले, आप जो शब्द मुंह में डालेंगे, ममता काले, आप शब्द मुंह में डालेंगे वो बोलते रहेंगे। ममता काले, ऑक्सीजन, अरे सर आपके मुंह में शब्द कौन डाल सकता है सर? आप दूसरों के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। नहीं, ममता काले, हाँ ममता काले बोलिए। आपकी ममता काले जी, धन्यवाद श्वेता। भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। ममता काले, भाई साहब मैं बोलूं, इनको श्वेता, इनको जानकारी नहीं है कि इनके माता पिता ने इनका नाम ममता काले नहीं रखा है। इतनी देर से ममता को बोलने को बोला जा रहा है, लेकिन ये बोले जा रहे हैं। थोड़े शांत हो जाइए आप। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े दुख की बात है कि जिस पैंडेमिक और क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं उसमें अभी सबको मिलकर के साथ देना चाहिए, तो राजनीति की जा रही है। जहां तक मैं कुछ चीजें दिल्ली सरकार के बारे में पहले बोलना चाहती हूं। देखिए, दिल्ली सरकार की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ समय पहले बड़े ही जोश में यह बोला था कि मैं घर घर जाकर के ऑक्सीजन डिलीवर करवाऊंगा। जैसे इन्होंने 2015 में बोला था कि घर घर में, हर घर से 2015 तक फ्रेश टोटी, हर टोटी में से फ्रेश पानी आएगा। पानी तो दिया नहीं, ना ही इन्होंने ऑक्सीजन दी है। दूसरी बात यह है कि जब इनके पास अलॉटेड इनका 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पड़ा हुआ है तो उसको उठवाया क्यों नहीं जा रहा है? तीसरी और आवश्यक बात मैं ये बता देना चाहती हूँ, सुनिए आप, सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आप मेरी बात, आप ये बताइए कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर 2020 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाई जानी थी। जनता फ्लैट में ऐसे परिवार रहते हैं जिनके पास आइसोलेशन के लिए भी जगह नहीं है। जनता फ्लैट में लोग रहते हैं जिनके पास आइसोलेशन की जगह नहीं है। अगर वो मोहल्ला क्लिनिक को आज आइसोलेशन सेंटर बना दिया जाता और एक एक क्लिनिक में 3-3 बेड्स लगा दिए जाते, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको आइसोलेशन की जगह नहीं मिल रही है। ये सीरियसनेस दिखाई देती है। आप मुझे बताइए,
दीदी ओ दीदी कौन करता फिर रहा था? 4 दिन पहले तक दीदी ओ दीदी कौन करता फिर रहा था? आप दूसरों से खालिद जी कर दी ना अपने राजनीति की बात, कर दी ना अपनी राजनीति की बात। सर आज ये किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो बात सुन लीजिए खालिद जी, आपको बहुत बुरा लगता है कि आपको बीच में कोई टोक दे। एक मिनट, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पारकर भी है, डॉक्टर पारकर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नहीं आजाद जी, आपको बहुत बुरा लगता है कि आपको बीच में कोई टोक दे सर, लेकिन यहाँ जब देश का मामला है तो मैं हर बार टोकूंगी, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ सवाल देश का है वहाँ मैं राजनीति नहीं करने दूंगी। मैं डॉक्टर पारकर के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर पारकर सर, मैं जानना चाहती हूँ सर कि हर एक आदमी, हर एक शख्स ये जानना चाहता है कि हमारे देश में क्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या इंतजार किया जा रहा था कि ऑक्सीजन की किल्लत हो और उसके बाद एक्शन शुरू हो? ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी। मैं बार बार ये कहता हूँ और अब भी वही कह रहा हूँ कि जो डॉक्टरी जो पेशा है, हम जो डॉक्टर हैं, हम जो नर्सेज हैं, हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने लोगों की जान बचानी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए, उनकी जितनी मेडिकल सहायता हो उतनी करनी चाहिए। अब रही बात, आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कमी नहीं होनी चाहिए थी, सब तरफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, इन सारी चीज़ों का हमसे कोई मतलब नहीं होता। हम चाहे नर्सिंग होम में काम करें, हमारी खुद की क्लिनिक में करें या हॉस्पिटल में करें, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मरीज़ हमारे पास आए, हम उसका मर्ज़ का इलाज करें, कौन सी बीमारी है वो देखें और उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए वो देखें। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो और तरह की दवाइयाँ हो, कोविड की दवाइयाँ हो, स्टेरॉइड्स हो, ब्लड थिनर्स हो, जो भी हो। अब ये जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, हमारे पास तो खुद को सांस लेने का वक्त नहीं है। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमारे पास तो सांस लेने का वक्त नहीं है। हम लोग सब थक चुके हैं। हम जैसे वैसे जान लगा के एड़ियाँ रगड़ के हम लोग फिर वहीं जाते हैं ताकि हम मरीज़ को मरते न देख पाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सवालात जो हैं, ये हम पर उंगलियां उठा के हमसे न पूछा जाए। ये पूछना चाहिए जो जिसको कहते हैं कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन लोगों से पूछें। हमसे पूछ के क्या मतलब है? हम तो अगर हॉस्पिटल में हैं तो हम हमारे मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई ये दवाई नहीं है, हम मरीज़ को कुछ नहीं कर सकते, या ऑक्सीजन नहीं है, हम ये कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि हम लोग इंसानियत में गिर चुके हैं। हमें इंसानियत समझ ही नहीं आ रही है। आप सही बात सर कह रहे हैं। आप लोग अपनी जी जान लगा करके, मुझे जरा कंप्लीट सर, आप अपनी जी जान लगा के काम कर रहे हैं सर, दिन रात हम आप लोगों की। सर एक चीज मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल ये आ रहा है सर कि हर आदमी इस वक्त अस्पताल का रुख कर रहा है। जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी डाउन होता है, उसको लगता है कि कहीं जान पर ना बनाए। सर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो अगर ऐसी स्थिति आती है तो खुद को किस तरीके से कंट्रोल करें, किस तरीके से आगे बढ़े, उनको क्या कहेंगे? सब में पहली बात यह है कि इंसान हॉस्पिटल आने नहीं मांगता। आप ये समझ लीजिए, और ये सब ने समझना चाहिए कि कोई भी इंसान हो वो हॉस्पिटल में आने नहीं मांगता जब तक उसकी मजबूरी होती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज अ सिटीज़न कि हमने दवाइयाँ जो हैं बराबर लेनी चाहिए, हमने एहतियात बरतना चाहिए, हमने मास्क पहनना चाहिए, हमने दूरियां रखनी चाहिए। ये तो अपनी जगह पर सही है, इसमें दो राय नहीं, और ये हमने करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है। अगर ऑक्सीजन किसी का गिरता है या उसको सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो एक्सक्यूज मी लेट मी कंप्लीट। एक इम्पोर्टेंट कड़ी है स्वास्थ्य, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बोलने दीजिए, पारकर सर को बोलने दीजिए, पारकर सर को बोलने दीजिए पहले। हाँ नहीं, पारकर सर को बोलने दीजिए सर, बाद में हम राजनीति करेंगे। सर बोलिए, पारकर सर को बात पूरी करने दें। नहीं राजनीति सर वो ये कह रहे हैं कि उनका इससे लेना देना नहीं है। आप वैलिड सवाल सर, वैलिड सवाल करें ना, गलत सवाल नहीं। डॉक्टर पारकर आप अपनी बात पूरी करें सर। डॉक्टर पारकर अपनी बात पूरी करें। रूप होते हैं, डॉक्टर से कोई सवाल नहीं। नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं सर। सवाल नहीं है खालिद जी, आप गलत सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पहले
ही क्लियर कर दिया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ऑक्सीजन का उनका कोई मतलब नहीं है, उनका काम है इलाज करना। आप समझिए डॉक्टरी पेशा क्या है, खालिद साहब मत भूलिए डॉक्टरी पेशा क्या है, भगवान का रूप है वो, और आप गलत सवाल मत करिए उनसे। डॉक्टर परकर आप फिलहाल ये बता रहे थे लोगों को क्या क्या करना चाहिए, सर वो बात पूरी करें। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? खालिद जी सुनिए आप ध्यान से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहे हैं, वो आपके लिए भी काम आएगी। सुनिए पारकर सर आप बोलिए। आपने इस पर रिपोर्ट करी? खालिद जी मुझे फिर मजबूरन आपकी ऑडियो कम करनी पड़ेगी सर। अगर मरीज डॉक्टर साहब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, सुन भी लीजिए। सुनिए सर, पारकर सर बात पूरी करें। अगर मरीज का ऑक्सीजन कम होता है घर पर और वो ये समझता है कि अब वो वक्त नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं खुद जब मैंने लिया, मैंने भी 5 दिन घर पर इलाज लिया था, फिर मैंने देखा कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं होश में नहीं रहने वाला हूँ, तो मैंने तुरंत, मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने, सबने कहा कि हॉस्पिटल में चले जाएंगे, और मैं हॉस्पिटल में आया। अब अगर मरीज़ हॉस्पिटल में आता है और हम उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयाँ तो बाद में आएंगी, पहले अगर उसका ऑक्सीजन ही गिर चुका है जिसके वजह से वो वेंटिलेटर पे जाएगा, तो हमारी ये कोशिश बनती है हम उसको ऑक्सीजन दें। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, हम कैसे उसका इलाज करेंगे, ये क्यों नहीं सोचते? बहुत सही बात बोली सर, इलाज कैसे करेंगे? प्रीति शर्मा जी, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है, एक डॉक्टर रहते हुए भी क्या कर पाएगा? वो उसके हाथ पैर तो बंद जाएंगे ना। सर यहाँ बहुत डॉक्टर साहब बहुत वैलिड बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रीति जी जवाब दीजिए, आप क्या करेंगे? आप लोग डॉक्टर तो यहाँ पर खड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो वो क्या कर पाएंगे? मैडम ये बात 1 हफ्ते पहले मनीष सिसोदिया जी ने आके केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के कहा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है कई हॉस्पिटल्स में, आप हमारा कोटा 380 से बढ़ाकर 700 मैट्रिक कर दें। ये हमने मांग की थी क्योंकि दिख रहा था कि आने वाले ऑक्सीजन की बहुत कमी होने वाली है। वो कोटा बढ़ाने के बजाय हमारा एक्चुअल रोका गया यूपी से, हरियाणा से। अरे समय रहते ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? सवाल तो ये है। अब आप लोग प्रीति जी रो रहे हैं कोटा बढ़ा दो, कोटा बढ़ा दो। अरे समय रहते ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? बताइए ममता खाली सवाल कीजिए। आप ने जिम्मेदारी ली थी ऑक्सीजन प्लांट बनाने की दिल्ली में, और उन्होंने दिल्ली सरकार जमीन भी दी थी और वो बनाने वाले थे। उन्होंने बनाए ही नहीं। 8 जो इनको प्लांट लगाने की परमिशन दी गई थी उसमें से इन्होंने 1 प्लांट लगाया, बाकी प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? आज ये बाहर आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने हमें लगाने नहीं दिए। अगर केंद्र की सरकार ने नहीं लगाने दिए थे तो आज से पहले इन्होंने ये बात क्यों नहीं करी? और दूसरी बात मैडम, आप लोगों के पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है जिसको आप लोग एड पर खर्च कर रहे हो, उसका 10वां हिस्सा भी अगर इस्तेमाल करके आप एक ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली के अंदर लगा देते तो आप इतने लोगों को परेशानी नहीं होने देती। आपको दिल्ली के बारे में पता नहीं है मैडम? कहाँ है आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ है आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक जिन पर आपने टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया? उनको आप आइसोलेशन सेंटर भी बना सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। आपने हमेशा दिल्ली की जनता को छला है। नहीं, आप लोगों ने ये बात भी कैसे कही थी? प्रेम शुक्ला जी को लीजिए डिबेट में, प्रेम शुक्ला जी को लीजिए डिबेट में। प्रेम शुक्ला जी, प्रीति जी इस बात का जवाब नहीं दे रही हैं कि क्या लोगों से झूठ बोला था कि घर घर हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे? अगर आपने कोई इंतजाम नहीं किए थे, अगर आपका कोई रोड मैप नहीं था, तो ये झूठी बात क्यों कही गई थी? प्रेम शुक्ला जी, झूठ बोला था प्रेम शुक्ला जी। केजरीवाल ने झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम क्या किया है? केजरीवाल ने निश्चित तौर पर झूठ बोला था। अब शांत हो जाइए प्रीति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं, आपका नाम प्रीति है। आप मेरे बीच में क्यों बोले जा रही है? मुझे सवाल है ना, केजरीवाल ने झूठ बोलने के अलावा किया क्या है? केजरीवाल हाँ, मेरा नाम लिया मैंने, बिल्कुल आपके बीच में नहीं बोला जी। मैं बहुत आपको संयम से, शांति से सुन रहा था। मैं संस्कार वाला व्यक्ति हूँ। मैं केजरीवाल जैसे झूठे फ्रॉड आदमी की पार्टी से नहीं आता जो लगातार दिल्ली वालों से फ्रॉड करता रहा। 15 अप्रैल को केजरीवाल का बयान है कि देखिए फिर पीछे बोले जा रही है माता जी, आराम से शांत हो जाइए। केजरीवाल बिल्कुल दिल्ली में नहीं है, कोई दिल्ली में नहीं है, बिल्कुल आप रिश्तेदार हो भी नहीं सकती हैं।
हम लोग आप तो हर जैसे किसी जिन्होंने महिला को लोगों के साथ हमारी मातृशक्ति कहते हैं, रिश्तेदारी नहीं होती है, जिन्होंने इलेक्शन के चक्कर में बिल्कुल पूरे देश की बलि नहीं, मुझे चढ़ाई है। पता है लुच्चे आपने लोगों से देश हम की मालूम नहीं आहुति दी है लगते अपने हैं, लुच्चों इलेक्शन के मुंह जीत लगते के हैं, लिए। ठीक है, साथ ही ठीक है। शब्द अब आप केजरीवाल का केजरीवाल के विभत्स चेहरे को बेपर्दा करने पर स्वाभाविक तौर पर आप अपशब्द बकेंगे, आप अपशब्द बकेंगे, हम समझ रहे हैं। आप अपना संस्कार दिखाएंगे, केजरीवाल का दलित संस्कार आप दिखाएंगे। मैं बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इस बात को समझा जाए कि क्या कैसे एक आम आदमी को हम ये बता पाए, विश्वास दिला पाए कि उसकी जान सुरक्षित है। डॉक्टर संजीव बघेल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, देखिए सबसे बड़ी चीज है, जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे हैं घर पे बैठे हुए, वो हर कोई ये जानना चाहता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन हुआ तो वो क्या करे, क्योंकि अस्पतालों की स्थितियां पहले से ही इतनी ज्यादा गंभीर है कि एक आम आदमी उम्मीद की किरण किस तरफ देखे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सारे पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं, हम खाली फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वी आर फुट सोल्जर्स। जो हमें पॉलिसी दी जाएगी हम उसके मुताबिक काम करेंगे, पर हॉस्पिटल चलाने के लिए 4 या 5 चीज बिल्कुल अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी: ऑक्सीजन, क्रिटिकल सप्लाईज ऑफ ड्रग्स, बेड्स, एम्बुलेंसेस। मैं खाली आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि देश देख रहा है, जान जा रही हैं, पेशेंट्स दुखी हैं, जिनके माता पिता या भाई बहन या वाइफ या हस्बैंड या बच्चे मर रहे हैं, वो हमारे तरफ देख रहे हैं। वी आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। हम 16 महीने नॉन स्टॉप हमने काम किया है। आप हमें प्लीज मदद करिए, हमारे साथ खड़े रहिए। इस टाइम पर हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, झगड़ा करेंगे और जान जाएंगी। इट डजंट मेक सेंस। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इट डजंट मेक सेंस। दुनिया में सबसे जो प्रेशियस चीज है वो जान है। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे? जान है, बिल्कुल सर। और मैं जरा खालिद जी से समझना चाहती हूँ। खालिद जी, अभी तो आपने सुन लिया होगा ना डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। वो विनती कर रहे हैं कि कम से कम इस तरीके के सवाल मत करिए जिनका जवाब डॉक्टर नहीं दे सकते हैं। कम से कम साथ रहिए, क्योंकि जान है तभी जहान है। खालिद जी। श्वेता, अगर ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है, डबल एक्सपोर्ट हुआ है, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या आपको सरकार से नहीं पूछना चाहिए मीडिया हाउस के तौर पर? यह आपने सवाल पूछा। अगर ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है, इस संकट के समय में डबल एक्सपोर्ट हुआ है, इसका सवाल कौन पूछेगा? यह सवाल है मेरा। आपके अंदर हिम्मत हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो आप विज्ञापन जारी करते रहना, कमाई करते रहना, थोड़े से विज्ञापन के लिए लोगों की, जनता की जान से खिलवाड़ करते रहना। और अभी भी पीएम महोदय जो है ना अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके अलावा अभी 4 दिन पहले तक दीदी को ढूंढते फिर रहे थे, उनकी कौन सी दीदी खो गई थी। ये तमाम चीजें भी आप पूछ लिया कीजिए। जनता के सवाल विपक्ष के नाते, स्थायी विपक्ष के नाते मीडिया उठाता है। आपको दूसरे की तो राजनीति नजर आती है, लेकिन आपको सही सवाल आपको भी नजर नहीं आते। आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खालिद जी, हिम्मत की बात मत करिए, सबको हिम्मत बंधाइए, क्योंकि इस वक्त सभी को हिम्मत रखने की और हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है, ना कि ये कहने की कि तुम में हिम्मत है सवाल करने की या नहीं। सर, इस तरह की बातें टीवी पर अच्छी नहीं लगती हैं। फिलहाल एक बड़ी